दोस्तों हमारा 8 मार्च को कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ। ओके, तो इसलिए आपको है सबसे पहले हम क्या 2 अंकी वाले प्रश्न देख रहे हैं, इसके बाद 3 अंकी 4 अंकी, फिर आपको वस्तुनिष्ठ डायग्राम वाले, फुल फॉर्म वाले जितने भी आपके और टॉपिक रहेंगे सब कवर करा दूंगा। ओके, तो ये दोस्तों आपका क्या है पार्ट 3 रहने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों आप क्या है अति महत्वपूर्ण 2 अंकी वाले प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ओके, इससे पहले जो वीडियो बनाई है क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 12th बायोलॉजी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या है तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका 2 अंकी वाले प्रश्न उत्तर जो हमारे कुछ रह गए थे इस वीडियो में हम क्या है कवर करेंगे। तो जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। तो अध्याय 10 से मैं देखना था जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक के सभी आपके चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको 2 अंकी वाले कवर कराऊं ताकि आपको क्या समझने में आसानी हो। और इसमें मैंने आपको क्या प्रीवियस ईयर पेपर फोकस कर रहा हूँ 2022, 2023, 2024 में जो क्वेश्चन आए उनकी हम क्या बात करें, साथ ही जो अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी भी हम क्या बात कर रहे हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फिर आप ये पार्ट 3 वाले, तो तीनों का आप तैयार कर लेते वीडियो को, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन इसी में से रहेंगे, इसलिए आपका है सभी आपको तैयार करके रखना है। चलिए देख लेते हैं क्राइजीन क्या है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आपका आया था क्राइजीन क्या है। तो क्राई प्रोटीन अर्थात बीटी बिस को कोड करने वाले जीन को हम क्या है क्राइजीन कहा जाता है। यह जीन बैसिलस थ्रिंजिसेस नामक विषाणु से पाया जाता है। तो याद क्या रखना है, क्राई प्रोटीन क्या है यानी बीटी बिस को कोड करने वाले जो जीन होते हैं वो आपके क्या है क्राइजीन कहे जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है गोल्डन राइस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 में 24 में आ चुका है। ओके, तो गोल्डन राइस धान की एक किस्म है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इतना बस आपको याद रखना है, और याद भी आपको अच्छे से रखना है कि गोल्डन राइस में जो आपका धान की किस्म है, ओके, क्योंकि राइस लिखा है तो समझ गए धान की किस्म है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑब्जेक्ट में ये पूछा जा सकता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट में आपसे पूछा जा सकता है तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव यानी GMO से आप क्या समझते हैं। ओके, इसका क्वेश्चन आ सकता है कि ये फिर इसकी उपयोगिता लिखिए। कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी के 3 अनुप्रयोग लिखिए। इस बार से क्वेश्चन आ सकता है, 19 में क्वेश्चन आया, 20 में आया, 22 में आया। ओके, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो तैयार करके रखना है। मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन आने के हाई चांस है। अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव यानी GMO। ओके, तो इसको आपसे क्या जानते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। इंपॉर्टेंट है एकदम, आपको तैयार करके रखना है। तो ये आपका दिया हुआ है GMO के बारे में, जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। ओके, फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। GMO को फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी प्रकार के जीवधारी जैसे आपका जीवाणु है, चाहे पादप है, कवच जंतु, जिनके जीनों को कुछ फेरबदल कर परिवर्तित कर दिया जाता है, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहलाते हैं। सीधे जो भी उनके जीन है उनके जीन को क्या है फेरबदल करके नए जीव तैयार किया जा रहा है, वो क्या है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहलाएगा। अगर इसमें कोई विजातीय जीन समाविष्ट कर दिया गया हो तो ऐसे GMO यानी पारजीनी जीव कहलाते हैं, अर्थात पारजीनी जीव एक प्रकार के है जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। तो ये आपका पता है 3 लाइनों में GMO के बारे में। इसका उपयोग क्या है, इसका क्या उपयोग कर सकते हैं हम जीवों में, क्या यूज कर सकते हैं अपने कृषि के क्षेत्र में, क्या कर सकते हैं और भी क्षेत्रों में। तो ये आपका ये बताया जा रहा है पहला कि पौधों में पीड़ा का प्रतिरोधकता का विकास करने में, मतलब इनका हम जीवों में ऐसी फसल तैयार कर सकते हैं जिनमें क्या है प्रतिरोधकता क्षमता अपने आप अंदर से पहले से हो फसल के अंदर हो गए, ताकि उसमें कीड़े वगैरह न लग गए, जिसके रासायनिक पीड़कनाशियों का मैंने क्या निर्भरता कम होगी। फिर हमें जब पौधों के अंदर पहले से ही क्या है जो क्षमता होगी, ओके, प्रतिरोधक क्षमता होगी, तो हमें अलग से जो पीड़कनाशी होती हैं, जो कीटनाशक होते हैं, वो हमें नहीं डालना पड़ेगा। ओके, जैसे आपका बीटी कपास है, बीटी मक्का, ये इसी प्रकार के एग्जाम्पल हैं। जैसे फसल कटाई के बाद की हानि में कमी तथा सेल्फ वैल्यू में वृद्धि होती है, जैसे अधिक सेल्फ वैल्यू वाले टमाटर। आजकल आपने टमाटर देखा होगा लंबे समय तक हफ्ते भर 2 हफ्ते तक वो टमाटर वैसे ही रखा रहता है, क्योंकि इस टाइप से तैयार किया जाता है। जबकि जो नॉर्मल टमाटर हो तो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। साथ ही बेहतर गुणवत्ता व बड़ा पोषक मान, जैसे विटामिन ए से समृद्ध चावल, जो कि हमने जो आपका देखा गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस से तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में कर दिया गया, तो किसके कारण हो पा रहा है, ये GMO के कारण ही हो पा रहा है। इसी साथ ही मृदा में खनिजों की क्षमता पूर्वक अवशोषण की क्षमता, क्षमता विकसित करना, कि मृदा में से क्या खनिज बहुत ज़्यादा क्या है अवशोषित कर सके, इसलिए क्षमता बढ़ाई जा सकती है। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, ये आपका अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे कि आप अगर आता है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो पौधे होते हैं उनके क्या विशेषता रहती है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये आपका क्या है पूछा जाए GMO क्या है, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, तो आपको ये बताना। क्लियर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ के आपको रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बायोपायरेसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आया था, 30 में आया था, आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, अच्छे से आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस के आने के। बायोपायरेसी को संक्षिप्त में लिखिए। बायोपायरेसी क्या है, किसी भी संगठन जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा
किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का वहां की सरकार या उससे संबंधित व्यक्ति के बिना अधिकृत किए गए हुए तथा बिना किसी भुगतान या कम भुगतान करके किया गया प्रयोग वायु पायरेसी कहलाता है। सिंपल है, कोई भी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो आके हमारे यहाँ जैविक संसाधन, मान लीजिए कहीं उसे पता चल जाता है कि क्या है, कोयला बहुत ज़्यादा है, तो कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है, वहाँ से कोयला निकालने लगती है। अब ना ही वहाँ की सरकार से पूछती है, ना ही वो उस एरिया के जो लोग हैं वहाँ से पूछती है, ओके, या उसका जो मालिक है उस एरिया का वहाँ के नहीं पूछते, यानी किसी से ना एक बार चोरी कर रही है। जैविक संसाधनों की चोरी, जैविक संसाधनों की चोरी आपकी क्या है, वायु पायरेसी कहलाती है। तो सीधा है ये क्या, बिना पैसों के, अगर बिना पैसे के ले रही तो वो भी कार से चोरी है, या फिर जो जितना उसको भुगतान करना चाहिए, जो पैसे वो भी भुगतान नहीं किए, कम भुगतान किया, तो भी ये सब आपके एक बार से क्या चोरी के अंतर्गत आएगा। तो जैविक संसाधनों की चोरी आपकी क्या है, वायु पायरेसी कहलाती है। लिखना किस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है, सेम इसी बार से आपको एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है बायो पेटेंट यानी जैव अधिकार किसे कहते हैं, या क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, बायो पेटेंट द्वारा वायु पायरेसी को किस प्रकार से रोका जा सकता है। अभी मॉडल पेपर है जो आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 का वायु का, उसी में आपका इस प्रकार से क्वेश्चन था ये वाला। तो आपको क्या है, बायो पेटेंट के बारे में पूछा जाए तो बायो पायरेसी, बायो पेटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक इसमें एक ना एक आता ही है। ओके, तो अब देखिए जो बायो पेटेंट वाला है एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, तो हाई चांस है कि आपके पेपर में बायो पायरेसी पूछा जाए। तो मैंने आपको पढ़ाया है बायो पायरेसी, वो आपको याद करके एकदम रखना है। ओके, बायो पेटेंट है क्या, तो सिंपल है, बायो पायरेसी को रोकने के लिए बायो पेटेंट तैयार किया गया है। इसमें पेटेंट, इसमें क्या कंपनी का है, अगर किसी अपना कोई भी अगर उन्हें क्या सामाजिक कोयला की, जिससे हमने बात की है कोयला की, तो उसको अगर वो चाहिए किसी भी कंपनी को, तो क्या है, सरकार वहाँ की सरकार से अनुमति ले सकती है, उसका जो भी पेमेंट होगा वो कर सकती है, और पेमेंट करने के बाद पेटेंट ले सकती है। ओके, अपने नाम पर उसका क्या पेटेंट ले सकती है। तो पेटेंट मिल जाता किसी कंपनी को तो उसको अधिकार मिल जाता कि हाँ वो क्या है, वो जैव संसाधन का उपयोग कर सकती है। ओके, वो भी ऐसा नहीं कि अगर उसे क्या है पेटेंट मिल जाता है या अधिकार मिल जाता है तो जितना चाहे, उसका कोई लिमिट होती है कि 1 साल तक आप यहाँ से जो जैव संसाधन उसका यूज कर सकते हैं, इस प्रकार से तो ये पेटेंट रहता। तो इस प्रकार से हम क्या है, अगर बायो पेटेंट होने लगता है तो हम क्या है उसकी सहायता से वायु पायरेसी को रोक सकते हैं। तो लिखना किस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है कि पेटेंट किसी भी देश की सरकार द्वारा प्रदान किया गया वह आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी विशेष संस्था या व्यक्ति को एक अधिकार या विशेष अधिकार प्रदान करती है, जिसके तहत उस व्यक्ति या संस्था के अलावा कोई और अन्य व्यक्ति या संस्था उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती है। यानी उसमें से सरकार उसे अनुमति दे देती है एक व्यक्ति को कि हाँ आप यहाँ से इसका जैव संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, उसके अलावा कोई उपयोग नहीं कर सकता। ओके, तो इस प्रकार से इस अधिकार के तहत अनेक देशों ने विभिन्न जैविक वस्तुओं और उनके उत्पादों का पेटेंट करा लिया है। इसे ही क्या है, बायो पेटेंट कहते हैं। क्लियर है, और इसके माध्यम से किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था या देश द्वारा क्या बायो पायरेसी को रोका जा सकता है। सिंपल दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका GMO शब्द का विस्तार लिखिए। शब्द का विस्तार नहीं, फुल फॉर्म आपको बताना है, साथ ही एक संकर के लिए किस प्रकार से भिन्न है। तो पहले तो आपको ये GMO को फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा। और किस प्रकार से ये एक संकर से भिन्न होता है, तो वो बताया जा रहा है कि GMO संकर से भिन्न है क्योंकि संकर में पूरे जीनोम का ही क्रॉस होता है, जबकि GMO में एक जीव में केवल कुछ वांछित विजातियों जीन होती हैं। GMO जीवों के जीन में क्या फेरबदल से बनता है, या जीन स्वयं उसी जीव के ही होते हैं, ना कि या फिर विजातीय। क्योंकि नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लाभ लिखिए। वही जो मैंने आपको जस्ट पहले आपको बताया वो भी आप लिख सकते हैं। आपको अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो फसलें हैं उनके लाभ क्रम से आपका दिया है। जैसे अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो फसलें होते हैं फसली पौधों में वांछित फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न करती हैं। ट्रांसजेनेटिक फसलों में विशेष जैविक रासायनिक पथ वाले उत्पादों का संश्लेषण होता है। इन फसलों में पूर्व से ही उपस्थित जीन की अभिव्यक्ति को रोकना के सहायक होता है। ओके, साथ ही इन फसलों में पोषण का महत्व पोषण क्या है इसमें बढ़ाया जा सकता है। मक्का हो गया, सौरफ्लोर हो गया, टमाटर हो गया, रेफ सीड ऑयल हो गया। तो ये ऐसे बनाए तैयार किए गए GMO से जिनमें क्या पोषक तत्व तो देखें। अगर ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट इसमें लैंग्वेज लग रही है तो आप क्या ये पॉइंट भी आप इससे भी आपका काम हो जाएगा, तो इन्हें भी आप क्या तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अध्याय रहने वाला है जी और समष्टि अध्याय 11। ओके, इससे देख लेते हैं। यहाँ से दोस्तों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है और हर साल यहाँ पे आता है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जिन्हें आपको यहाँ तैयार करके रहना है। पहला हमारा है सहभोजता और सहोपकारिता में अंतर। इंपॉर्टेंट है। देखिए सहभोजता में क्या होता है, इसमें 2 भिन्न जातियों के जीव साथ रहते हैं लेकिन उनके बीच क्या है कोई शरीर क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। जबकि सहोपकारिता में 2 जीव साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें क्या सहोपकारिता है, साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि सहभोजिता में क्या है जीव साथ साथ तो लेते हैं लेकिन इनके बीच कोई शारीरिक क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। मैंने ये पॉइंट आपका रहने वाला है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि सहभोजिता में क्या होता है
कि इसमें एक जीव को तो लाभ होता है या दोनों में किसी को हानि नहीं होगी। तो लाभ तो किसी को एक को होगा, लेकिन हानि यहाँ किसी को नहीं होती दोनों में से, क्योंकि सहोपकारिता में दोनों को क्या लाभ होता है, दोनों जीवों को यहाँ लाभ होता है। ओके, जबकि इसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को ना हानि होती ना लाभ होता है। इस बार से ना ही उसे दूसरा स्थिर है, ना ही हानि है ना ही लाभ हो रही, जबकि एक को लाभ हो रहा है, क्योंकि सहोपकारिता में दोनों को लाभ होता है। क्योंकि तो ये इस बार से सिंपल है, पढ़ के आपको रखना है। समष्टि किसे कहते हैं? तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नियत समय पर रहने वाले एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या जो समान संसाधनों का उपयोग या उनके लिए प्रतिस्पर्धा करती है, क्या समष्टि कहलाती है। फिर नेक्स्ट है समष्टि में मृत्यु दर और जन्म दर की परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट है। जन्म दर क्या कहलाता है? इकाई समय में किसी समष्टि द्वारा उत्पन्न जीवों की औसत संख्या को हम क्या जन्म दर कहते हैं। कोई भी इकाई समय में, कोई निश्चित समय में किसी समष्टि द्वारा कितने जीवों की संख्या उत्पन्न हो रही है, कितने जीव उत्पन्न हो रही है, वही उसकी क्या है औसत संख्या को जन्म दर कहलाएगी। मृत्यु दर में क्या है? इकाई समष्टि में मरने वाले जीवों की औसत संख्या आपकी मृत्यु दर कहलाती है। यह किसी समष्टि की संख्या को निर्धारित करने वाला क्या है? प्रमुख कारक है। क्लियर है। फिर सहोपकारिता ओके, तो जो मैं आपको यहाँ समझाया बस इसको थोड़ा सा आपको यार डिटेल से दिया है। सहोपकारिता अच्छे से आपको तैयार करना, उदाहरण के साथ आपको तैयार करके रखना, उदाहरण के साथ पूछा जा सकता है। तो ये ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों साझेदारी जीव लाभान्वित होते हैं। बताया मैंने, सहोपकारिता की ऐसी कंडीशन है कि दो जीव होते हैं, इसमें दोनों को लाभ होता है तथा भोज्य पदार्थों की साझेदारी करते हैं, सहोपकारिता कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसमें सबसे बेस्ट रहने वाला है कवक और शैवाल की साझेदारी से बना लाइकेन। जो लाइकेन होता है वो किससे मिलकर बनता है? कवक और शैवाल से मिलकर बनता है लाइकेन। ओके, तो ये जो आपका लाइकेन है ये आपका सहोपकारिता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहने वाला है। तो पूछा जाता है जो लाइकेन किसका आपका उदाहरण है, तो सहोपकारिता का। उच्च पादपों की जड़ व कवक के बना कवक मूल, जैसे माइकोराइजा कहा जाता है। ओके, सहोपकारिता को ऐसे आप समझ सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ किसका बताया जा रहा है? हम लाइकेन का बताया जा रहा है। लाइकेन होता कैसा है? जैसे आपका ये हो गया, तो ये आपका शैवाल है। ओके, ये आपके शैवाल हो जाते हैं और ये आपका क्या है? यहाँ कवक हो जाता है। ये आपका धरातल हो जाती है, आपके हो जाए शैवाल और ये आपकी कवक है। अब कैसे एक दूसरे को लाभ पहुंचाने, समझिएगा। ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य के प्रकाश से जो शैवाल है, जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाएगा। अब ये कवक है, कवक अपना भोजन नहीं बना पाता, उसको भोजन नहीं मिलता, तो शैवाल क्या करता है? ये खुद भोजन बनाता है, तो खुद तो अपना भोजन करता ही है, साथ ही कुछ भोजन इसे देते भैया कि क्या तुम भोजन नहीं बना पा रहे, मुझसे ले लो, तो ये भोजन देते, जिससे क्या शैवाल का जीवन अपना आराम से चलता है। यानी जो कवक है किस पर निर्भर है? शैवाल पर निर्भर, क्योंकि शैवाल इसे भोजन देता है। अब उसके बदले में से कवक क्या करता है? जो पोषक तत्व है, नीचे जो पोषक तत्व हैं वो लवण वगैरह हो जाते हैं, लवण वो किसको देते हैं? शैवाल को देते हैं। क्योंकि अब जो शैवाल को अगर अपना ग्रोथ करना है तो उसे लवण चाहिए, तो कवक उसे क्या है? दे देता है आसानी। ओके, क्योंकि शैवाल तो आसानी से ले नहीं पाता है, तो कवक जो लवण लेकर क्या नीचे से और किसको देता है? शैवाल को देता है। तो इस प्रकार की इस प्रकार से हम देख सकते हैं दोनों एक दूसरे को लाभ प्रदान कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? क्या लिखा हुआ? भोज्य पदार्थों की साझेदारी करते हैं। दोनों का एक दूसरे को भोज्य पदार्थों का क्या साझेदारी कर रही है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको सहोपकारिता को समझ सकते हैं। सहभोजिता को भी समझना है, सहभोजिता को भी समझा देता हूँ। सहभोजिता को देखिए क्या बताया मैंने कि दो जीव होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक को तो लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होता ना हानि होती है। जैसे आपका पेड़ है, ओके, जैसे आपका पेड़ हो जाता है, जैसे आपका ये पेड़ है, ओके, तो इसमें मान लीजिए चिड़िया होती है, चिड़िया ने अपने क्या घोंसला बना लिया, चिड़िया ने अपने क्या घोंसला बना लिया है। ओके, तो अब यहाँ हम बात करते हैं चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है, तो प्रॉफिट इसमें कितना है? लाभ किसका है? चिड़िया का लाभ होगा। चिड़िया का क्या होगा? जो चिड़िया है इसमें, चिड़िया का क्या लाभ होने वाला है इसमें। ओके, जबकि पेड़ का नहीं कोई लाभ है और ना ही इसमें हानि रहने वाली। ओके, पेड़ का कोई ना लाभ इसमें ना हानि है, लेकिन चिड़िया का इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट, उसने क्योंकि अपना उसका घर मिल गया, उसका अपना घोंसला मिल गया, इस बार से। तो ये आपका हो जाता है चिड़िया, और जो मैंने पेड़ वाला समझाया ये सहभोजिता का आपका एग्जाम्पल हो जाता है, और लाइकेन वाला मैंने जो एग्जाम्पल आपको समझाया वो सहोपकारिता का हो गया। तो इन दो उदाहरण से आप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट 2024 में आ चुका है, रिपीट तो कभी चांस है, पढ़ के रखना है। एक इकाई क्षेत्रफल या आयतन में किसी जाति के कितने जीव रहते हैं उसे समष्टि का क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। अर्थात इकाई क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मानव जनसंख्या को हम क्या घनत्व कहते हैं। अब दोस्तों आपका जनसंख्या आबादी भी आ सकता है, जनसंख्या घनत्व भी आ सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना। मतलब आबादी घनत्व आ सकता है पेपर में लिखकर, या दोस्तों आपका जनसंख्या घनत्व आ सकता है, तो एक ही बात रहने वाली है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सहभोजिता को परिभाषित कीजिए। अब सहभोजिता मैंने आपको समझा दिया। ओके, देखिए सहभोजिता आपका सहोपकारिता एक साथ आपका अंतर में आएगा, तो आपको अंतर बता दीजिएगा, या फिर अलग अलग आ सकता है, तो इस बार से आपको बता देना है। ओके, मैंने आपको समझा दिया है कि दो भिन्न प्रजातियों के दो जीवों के बीच पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरे साझेदारी ना तो कोई लाभ होता ना ही हानि होती है, सहभोजिता कहलाता है। जैसे मैंने आपको भी क्या है पेड़ को और आपको क्या है चिड़िया के घोंसले का एग्जाम्पल दिया। चिड़िया होती है अपने पेड़ में क्या है घोंसला बना लेती है,
तो चिड़िया को फायदा है इसमें, उसका घर बन जाता है। ओके, लेकिन इसमें पेड़ का ना कोई हानि है ना ही कोई लाभ है। ओके, तो ये आपका क्या सहभोजिता कहलाएगा। क्लियर है। तो इस बार से आपको उदाहरण के साथ तैयार करके रखना है। जैसे सहजीविता और परजीविता और सहजीविता में आपको क्या अंतर बताने हैं। तो ये आप अंतर दो पॉइंट में आपको तैयार कर लेना है। परजीविता में क्या होता है, इसमें एक छोटे आकार का जीव जिसे परजीवी कहते हैं, एक बड़े आकार के जीव जिसे परपोषी कहते हैं के से भोजन प्राप्त करता है। यानी छोटे आकार का जीव क्या है, बड़े आकार के जीव से क्या है, भोजन प्राप्त कर रहा है। क्योंकि सहजीविता में क्या है, दो जीव साथ साथ जीवन यापन करते हैं और दोनों को क्या है, लाभ इसमें होता है। इसमें किसी को भी हानि नहीं होती। परिजीविता एक नकारात्मक अन्योन क्रिया है। क्योंकि क्यों नकारात्मक है कि आप एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे आप मान लीजिए पेपर आप अगर मैं आपसे कहूँगी आप पढ़ लीजिए, तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे वाला जो आगे वाला स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा टॉपर है, वो मुझे क्या नकल करा देता है। तो आप क्या एक चीटिंग के लिए आप क्या एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो ये आपका नकारात्मक है। ओके, गलत काम है आपका, तो नकारात्मक अन्योन क्रिया है। क्योंकि सकारात्मक है, दोनों अगर क्या है साथ साथ पढ़ रहे हैं, दोनों साथ साथ टॉपर बन रहे हैं, तो ये क्या है, सहजीविता में। इस प्रकार से समझ सकते हैं नकारात्मक अन्योन क्रिया किस प्रकार से, आपका सकारात्मक अन्योन क्रिया किस प्रकार से। नेक्स्ट आपका छद्म आवरण को परिभाषित कीजिए, उदाहरण दीजिए। एमपीओ एग्जाम 24 में आ चुका है। ओके, कम चांस है आपके इसके आने के, पढ़ के आपको रखना है। छद्म आवरण मैदान होता है अपने रंग को परिवर्तित करने की वह रक्षात्मक प्रक्रिया जिसे कोई जीव अपने भक्षक जीव से अपनी रक्षा को लिए करता है। जैसे आपके जो बहुत सारा आपने देखा होगा, जैसे आपने गिरगिट को देखा होगा, हमेशा बहुत ज्यादा रंग बदल लेता है। हरे में जाएगा हरे रंग, पीले में जाएगा पीले रंग। तो अपने क्या है, अगर वो पीले में जैसे आपका हरे पेड़ पौधे हैं, उसी में हरे रंग का वो भी हो जाता है, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो कौन सा जीव है। ओके, तो इस प्रकार से वो क्या है, अपने जो उसके भक्षण करने वाले जीव होते हैं, क्योंकि जो उसका शिकार करने वाले जीव होते हैं, वो उसे क्या है, पहचान नहीं पाते हैं। तो ये क्या एक अच्छा गुण होता है छद्म आवरण। कीटों और मेढकों में ऐसी अनुक्रिया होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा समष्टि और समुदाय में आपको 3 अंतर पूछे जा रहे हैं। समष्टि समुदाय क्या होता है, ये किसी निश्चित क्षेत्र में एक समय में एक ही जाति के समूह को हम क्या है, समष्टि कहते हैं। क्योंकि समुदाय क्या है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों का समूह आपका समुदाय कहलाता है। समष्टि इसमें अंतर जाति संघर्ष होता है, जबकि समुदाय में क्या है, अंतर जाति संघर्ष नहीं होता है। समष्टि संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि ये समष्टि है, ये आपका क्या एक ही जाति की बात हो रही, तो ये आपका संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित नहीं करती है। जबकि जो समुदाय होता है वो पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। यहाँ से दोस्तों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते, 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है आपका। ओके, तो इसलिए मैं आपको यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मरुविद पौधों में पाए जाने वाले आकारीय अनुकूल कौन कौन से हैं, तो जो मरुविद पौधे होते हैं, मरुद्यान इससे याद रख सकते हैं मरुविद पौधे को कि मरुस्थल में पाए जाने वाली पार्श्व पौधे, इस पार से याद रखिए। तो मरुविद पौधों की जो जड़ें होती है लंबी होती है, क्यों होती है, क्योंकि इन्हें पानी की कमी होगी। मरुविद यानी मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे यानी पानी कमी होगी तो इन्हें जड़ लंबी होगी, इन्हें अधिक गहराई तक जाना होता है जमीन में, तब ये पानी मिल पाएगा। तना मासल और पत्ती नुमा होता है। तना क्या होता है, मासल पत्ती नुमा होता है, जिससे बाष्पीकरण कम हो। पत्तियां क्या कांटों में बदल जाती है, क्यों बदल जाती हैं, जैसे आपने उसमें नांगफनी के पौधे में आपने देखा होगा, जो पत्तियां होती है कांटों की तरह होती है, जिससे क्या बाष्पीकरण की जो दर होती है कम हो जाती है। पत्ती की बाहर जो सतह होती है वो चमकदार होती है, तनों की प्रकार रोम पाए जाते हैं। तो ये आपके मरुविद पौधों के क्या आकारीय अनुकूलन है, तो आपको तैयार करना है। फिर हाइड्रेसियस और जीरोसियस, ओके, देखिए देखने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन अब थोड़ा सा समझ लेते हो आपका तैयार हो जाता है। हाइड्रोसियर में क्या होता है, हाइड्रोसियर यानी इसमें हाइड्रेट होते हैं, ये पौधे हाइड्रेट होते हैं, यानी जल में होने वाले अनुक्रमों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसियर कहते हैं, यानी जल वाले, तो जल में होने वाले अनुक्रम को हाइड्रोसियर कहते हैं। जीरोसियर क्या है, मरुभूमि में होने वाले अनुक्रमों को हम क्या है, जीरोसियर कहते हैं। हाइड्रोसियर में क्या होता है, परिवर्तन अपेक्षाकृत तीव्रता से होता है, जबकि जीरोसियर में परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। हाइड्रोसियर में क्या जलीय पौधे बनते हैं, जीरोसियर में मरुस्थलीय पौधे बनते हैं। इस पर आपका झील पारितंत्र का विकास ये आपका हाइड्रोसियर है, जबकि मरुविद की झाड़ियों का विकास आपका जीरोसियर। सिंपल आपका दिया है। परजीविता क्या है, परजीविता नाम में ही पूरा राज छुपा, पर यानी दूसरा, जीविता यानी जीना, दूसरों के सहारे जीना आपका परजीविता कहलाता है। तो दो जीवों के बीच एक ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव के पोषण प्राप्त करता है, परजीविता कहलाता है। सिंपल है, परजीविता यानी दूसरों के सहारे जीना। यदि एक जीव क्या है दूसरे जीव पर निर्भर है, ओके, एक जीव और दूसरे जीव से क्या है भोजन प्राप्त कर रहा, तो क्या परजीविता कहलाएगा। सिंपल है, तैयार आपको कर लेना है, ये उदाहरण भी आपको पढ़ लेना है। जैसे अंतरजातीय स्पर्धा को परिभाषित कीजिए। तो अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा दो भिन्न जीव प्रजातियों के बीच के जो संसाधनों जैसे जल, खनिज पदार्थ, प्रकाश आदि को लेकर होने वाली जो स्पर्धा होती है, लड़ाई होती है, अंतरजातीय स्पर्धा कहलाती है। अंतरजाति में क्या होता है, दो भिन्न जीव प्रजातियों के
जीवों के बीच से संसाधन, जल हो गया, खनिज हो गया, प्रकाश, इनकी अगर लड़ाई हो रही, स्पर्धा हो रही, तो अंतर जातीय स्पर्धा कहलाएगी। उदाहरण के लिए खरपतवार तथा फसली पौधों के बीच जो होने वाली प्रतिस्पर्धा है वो अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत आती है। खरपत पौधे कौन होते हैं? यानी अनावश्यक जो एक्स्ट्रा उगाते हैं, जिन्हें हम खेत में उगाते नहीं, अपने आप उगाते हैं, और कुछ फसलें होती हैं जिन्हें हम बीज देकर उगाते हैं। तो अब जैसे खरपतवार भी उगाते हैं, यानी खरपतवार भी एक प्रकार से फसलें तो है ही हैं, ओके, मतलब और ज्यादा दूसरी फसलें हैं, और खरपतवार भी क्या है? अनावश्यक पेड़ होते हैं। तो अब जो खनिज हो गए, तो खनिज अपनी लड़ाई होगी, फसलें अपनी ओर खनिज खींचेंगी, और जो खरपतवार वाले जो पेड़ हो गए वो अपनी ओर पोषक तत्व खींचेंगे। तो इनमें क्या स्पर्धा हो रही है, पोषक तत्व को खींच रहे होंगे, जल को खींच रहे हैं। तो यह है इनकी जो स्पर्धा है वो अंतर जातीय स्पर्धा कहलाएगी। सिंपल है। फिर नेक्स्ट हमारा जैव, लास्ट वाला चैप्टर है जैव विविधता वाला। उसमें आपको तैयार करना है स्वस्थानीय व अस्थानीय संरक्षण में अंतर लिखिए। यह क्वेश्चन आपका आ जाएगा, स्वस्थानीय संरक्षण और अस्थानीय संरक्षण क्या है। तो स्वस्थानीय संरक्षण, अस्थानीय संरक्षण के बारे में अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। ओके, केवल स्थानीय संरक्षण पूछ ली जाए पेपर में, स्थानीय संरक्षण पूछ ली जाए, या फिर दोनों में अंतर आ सकता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में ये क्वेश्चन आपका आया था। ओके, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। ये स्थानीय संरक्षण के बारे में बताया जाए, स्थानीय संरक्षण के बारे में बताया जाए। यह पूरे पारितंत्र का संरक्षण है। कौन? स्थानीय संरक्षण, अर्थात इसमें जैव विविधता को उसके प्राकृतिक पर्यावरण से संरक्षित करते हैं। क्योंकि स्थानीय संरक्षण में इसमें किसी प्रजाति विशेष का संरक्षण होता है। इसमें जीव को उसके अनुकूल, उसके मूल स्थान से हटाकर अत्यंत संरक्षित किया जाता है। तो इस पास से पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, आपको तैयार कर लेना है। 5-6 पॉइंट दिए, आपको केवल क्या है 2 से 3 पॉइंट पढ़ के रखना है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है जैव विविधता हॉट स्पॉट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैव विविधता हॉट स्पॉट पर आपके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमने क्या सभी प्रकार के 2 नंबर वाले प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम 3 अंकीय 4 अंकीय देखेंगे। ओके, बाकी दोस्तों आप क्या पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो बायोलॉजी कोर्स को ले सकते हैं। 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके पूरा आपको यहाँ ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको 2 अंकीय 3 अंकीय 4 अंकीय वस्तुनिष्ठ अलग से आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, तो आप प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो इस लिए गए व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।